सीरीज की शुरुआत में हम एक खंडर मैंशन में अमृता नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और उसे काफी चोटें आई होती हैं। अमृता बताती है कि वो इस मैंशन में एक रहस्य को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन वो रहस्य भी अब अमृता के साथ चला जाएगा, यानी अमृता मरने वाली है। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर न्यूज में बता रहे होते हैं कि कालिदास नाम का सरकारी कर्मचारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कुछ सामान लेकर गायब हो गया है और कालिदास के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी हमें कालिदास की बीवी को दिखाते हैं जो काफी ज्यादा बीमार थी और वो वही न्यूज देख रही थी। फिर एक नर्स और डॉक्टर आती हैं और वो न्यूज को बंद कर देती हैं और डॉक्टर उनका चेकअप करती हैं। उसके बाद हमें अमृता को दिखाते हैं जो अपने पिता कालिदास के बारे में ही रिसर्च कर रही थी। तभी अमृता बाहर आती है और उसे रिपोर्टर्स घेर कर उसके पिता के बारे में पूछने लगते हैं, जहां वो उसके पिता कालिदास को गद्दार और देशद्रोही तक कह देते हैं। यह सुनते ही अमृता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरे पिता कोई गद्दार नहीं है और ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। अब अमृता अपने पिता के बारे में कई सारे लोगों से मिलकर तहकीकात करती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद अमृता अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आती है। तब डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी माँ की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही। ये सुनकर अमृता कहती है कि मैं अपने पिता के बारे में तो पता कर ही रही हूँ। फिर अमृता सीधा डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी जयप्रकाश के पास जाती है और वहाँ जाकर अपने पिता के बारे में पूछती है। जयप्रकाश कहते हैं कि तुम्हारे पापा कहीं भाग गए हैं और उनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बताते हैं कि लास्ट टाइम के एक्सकेवेशन के बाद से ही कालिदास गायब है क्योंकि उन्हें उस दिन कोई बहुत ही अमूल्य चीज हाथ लगी थी। अमृता ये जानकर कहती है कि आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से तो मेरे पापा आखिरी बार खंडर मैंशन में गए थे। ये सुनते डायरेक्टर घबरा जाता है और कहता है कि खंडर मैंशन का हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम वहाँ जाने की सोचना भी मत क्योंकि वहाँ जाने वाला इंसान कभी लौटता नहीं है। अब अमृता वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ खंडर मैंशन का नाम सुन के पुलिस वाले घबरा जाते हैं और पुलिस वाला भी अमृता से यही कहता है कि उस मैंशन में कभी कोई जाता नहीं है। यह कहकर वो अमृता को वहाँ से भगा देता है। तब वहाँ एक कांस्टेबल अमृता को बताता है कि वो मैंशन शहर के नॉर्थ में है जो कि काफी बड़ा है और बहुत ही डरावना है। यह जानकर अमृता अब उस मैंशन में पहुंच जाती है जहाँ उसे कई सारी भयानक चीजें नजर आती हैं। उसके बाद अमृता वहाँ के चौकीदार से जाकर मिलती है और उसे कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ जो यहाँ के मैंशन पर आर्टिकल लिख रही हूँ। उसी की अमृता पूछती है कि क्या सचमुच यहाँ कोई अनजान सी शक्ति लोगों को मार देती है? मुझे तो ये सब कहानी लगती है। तो चौकीदार कहता है कि आप इस मैंशन में खुद ही जाकर ट्राई कर लो ना, सच सामने आ जाएगा। उसके बाद अमृता पूछती है कि आपकी आंख को क्या हुआ, जिसके बारे में चौकीदार कहता है कि एक कौवे ने आकर चोंच मार दी थी। तभी एकदम से अमृता को वहाँ किसी का साया महसूस होता है और वो चौकीदार से कहती है कि वहाँ पर कुछ है क्या, लेकिन चौकीदार कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है। और फिर वो अमृता को एक राइटर की कहानी सुनाने लग जाता है जो वहीं के रूम नंबर 504 में रहता था। और फिर हमें उस राइटर को दिखाते हैं जो बैठकर नॉवल लिख रहा था, लेकिन उसे उस समय लिखने में फील नहीं आता तो वो जाकर दारू पीने लगता है ताकि वो ध्यान लगाकर कहानी लिख सके। लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है जिससे उस राइडर की हालत खराब हो जाती है। उसी समय उसकी बीवी का भी फोन आ जाता है। इस बात पर राइडर कहता है कि उसे शांति से एक हॉरर नॉवल लिखनी थी, इसलिए तो वो उस फ्लैट में आया था ताकि उसे फील आ सके। उसी बीच राइडर देखता है कि उसका टाइपराइटर अपने आप ही टाइप कर रहा है और उसमें लिखा आता है कि 404 में बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। जिसके बाद फिर से लाइट चली जाती है और उसका टाइपराइटर फिर से कुछ टाइप करने लगता है। तब उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो पानी पीकर पीछे मुड़ता है उसका इस बार टाइपराइटर ही गायब था। अब टाइपराइटर ढूंढते ढूंढते वो बाहर आ जाता है और उसे सामने का एक कमरा खुला हुआ दिखता है जिसमें एक बच्चे का जूता पड़ा था। वो जैसे ही जूता उठाता है उसके पीछे से टाइपराइटर गिरता है और वहाँ से एक बच्चा भी गुजरता है। वो जैसे उस बच्चे को देखने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और अब टाइपराइटर फिर से टाइप करता है जिसमें लिखा था कि आज तेरी आखिरी रात है। राइटर को लगता है कि ये बदमाशी बच्चे कर रहे हैं, इसलिए वो जाकर सीधा 404 रूम नंबर का गेट खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। तभी उसे वहाँ पर उसे जूते का दूसरा पेयर पड़ा मिलता है और वो सोचता है कि उसका शक सही निकला, वो इसी घर का बच्चा होगा जो उसने देखा था। अब राइटर फिर से उस गेट को खटखटाता है, लेकिन तभी दूसरे कमरे से एक औरत बाहर आती है जो राइटर को कहती है कि थोड़ा शोर कम करो, यहाँ और भी लोग रहते हैं। जिसके बाद उन लोगों को मजा चखाने के लिए वो राइटर उनका सामान ही फेंकने की सोचता है और जैसे ही वो उनके रूम के बाहर की अलमारी खोलता है तो देखता है कि उसमें तो कई सारे सेम वैसे ही जूते पड़े हैं, यानी कि उस घर में कई सारे बच्चे मौजूद हैं। अब वो सारे जूतों को पन्नियों में भरता है और सीधा जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और वो राइटर उसे 2-4 गालियां देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो बाबा सीधा उसी 40 रूम के आगे खड़ा होता है और वो कमरा अपने आप खुलता है
और उसमें बच्चों की आत्मा नजर आती है। उसके बाद रात को जब वो राइटर सो रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज आती है और जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि वो जूतों की पन्नियां तो अब उसके रूम में पड़ी हैं। तभी उसके गेट पर नॉक होता है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ तो बच्चे थे, जिन्हें देखकर राइटर की हालत खराब हो जाती है। अब उसके चारों तरफ वही फेंके हुए जूते पड़े होते हैं और वहाँ पर अब कई सारे डरावने बच्चों की आत्माएं भटक रही थी, जो कि सारे बच्चे उसे ही घूर रहे थे। और फिर वहाँ पर एक बच्ची की आत्मा नीचे आती है और ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि वो राइटर मारा गया। फिर सीन चेंज होता है और वो चौकीदार कहता है कि वो राइटर उसके बाद कहाँ गया किसी को भी पता नहीं चला, बस उसकी चप्पल बच्चों के जूतों के बीच थी और सबने उसे मरा हुआ मान लिया। ये सुनकर अमृता जवाब देती है कि जरूरी नहीं कि वो तुम्हें नहीं मिला तो वो मर ही गया होगा। फिर वो कहती है वैसे आप इन भूत प्रेतों में मानते हैं क्या? तो वो आदमी कहता है कि जब तक इंसान खुद रूबरू नहीं होता तब तक वो ये सब नहीं मानता। फिर वो अमृता को कहता है कि बाकी की बात हम बाद में करेंगे, अब अंधेरा हो गया है इसलिए तुम चली जाओ। और फिर अमृता वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि चौकीदार के घर में तो वही बच्चे के जूते पड़े हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में अमृता सो रही होती है, तभी एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे में वही बच्चा है और डर के मारे वो जाग जाती है। इसके बाद अमृता अपनी माँ से बात करती है और फिर वहाँ पर नर्स आ जाती है जिसे उसकी माँ की देखभाल के लिए बुलाया गया था। अब अमृता फिर से चौकीदार से मिलने जाती है और चौकीदार वहाँ पर पहेलियां बुझाने लगता है कि हमसे मिलने वाला हर इंसान एक सवाल ही होता है। फिर वह रूम नंबर 203 में रहने वाली लड़की की कहानी सुनाता है। ये वही लड़की होती है जो उस मेडिकल शॉप पर राइटर को दवाई दे रही थी और इसका नाम स्वप्ना होता है। यहाँ स्वप्ना फोन पर अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम समय रहते शादी कर लो और उस लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन सपना अपनी माँ से कहती है कि जो भी चीज मुझे चाहिए होती है वो मैं हासिल कर ही लेती हूँ, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज। अब जैसे ही वो फोन काटती है तभी वहाँ पर रखा रेडियो अपने आप बजने लगता है और इससे सपना डर जाती है। अब हमें वही सीन दिखाते हैं जब राइटर दवाई लेने आया था और वहाँ पर वही लड़का पर्चे पर लिखी दवाई लेने आता है, पर उसे वो दवाइयाँ नहीं मिलती तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर राइटर अपनी दवाई लेने के बाद जैसे ही जाता है वहाँ सपना की साथी एकदम से आ जाती है और उसे देखकर सपना डर जाती है और वो सपना को उसके बॉयफ्रेंड के नाम से छेड़ने लगती है। तब वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से तो 2 दिन से नहीं मिली। उसके बाद उसकी साथी देखती है कि सपना तो कोई पिल्स खा रही है जो कि उसकी बॉडी के लिए बहुत ही खराब है, पर सपना कहती है कि मैं क्या करूं, मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी है। इस बात को सपोर्ट करते हुए उसकी साथी भी कहती है कि अपनी माँ की बात मानो क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पहले से ही शादीशुदा है और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो, फिर भी उसके साथ हो। तभी सपना को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे पास आऊंगा, जिसके बाद फोन कट जाता है। अब एकदम से सपना की साथी गेट से आती है और सपना उसे देखकर चौंक जाती है कि वो जिससे पहले बात कर रही थी वो कौन थी। इसके बाद रात को सपना अपने रूम पर थी जहां उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो सपना पर भड़कने लगता है कि उसका चक्कर उसकी वाइफ को पता चल गया है। तब सपना कहती है कि ये तो अच्छा हुआ, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ को डिवोर्स देना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद सपना कहती है कि फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है। यह सुनते उसका बॉयफ्रेंड सहम जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। फिर वो कहता है कि कुछ दिन के लिए मैं यहाँ रह सकता हूँ क्या, और मैं यहाँ हूँ ये बात किसी को बताना मत। सपना कहती है कि हाँ जरूर। उसके बाद दोनों साथ में सोते हैं। तब रात को उनके रूम का लॉक अपने आप खुलता है और ये देखकर सपना बार बार अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है लेकिन वो नहीं उठता। फिर एकदम से वहाँ रेडियो अपने आप बजने लगता है। तब सपना उठती है और अपने पास रखी पिल्स को खाकर देखने जाती है कि आखिर कौन है। इसके बाद सपना को बाथरूम में किसी की परछाई दिखती है और वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी सपना के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो डर के वहाँ से चली जाती है। अब सुबह के समय सपना अपने काम पर जाती है जहाँ 2 पुलिस वाले सपना से उसके बॉयफ्रेंड की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानती हैं। सपना कहती है कि हाँ, तो वो बताते हैं कि इसने अपनी बीवी और बच्चे का कत्ल किया है और अब ये फरार है। अगर ये आदमी आपके पास आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये जानकर सपना वापस अपने रूम पर आती है और वहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो बाथरूम में नहा रहा है और वो सपना से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को बताना मत। तब सपना कहती है कि हाँ, बस तुम डरो मत, अब हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे ताकि हमें कोई पकड़ ना पाए। फिर सपना उसका बैग पैक करने लगती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ, पर वो तो बाथरूम से बाहर आता ही नहीं। तभी सपना को उसकी माँ का कॉल आता है और सपना फोन पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर सपना की माँ कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है क्या? तब सपना कहती है कि हाँ, और फिर वो एकदम से फोन काट देती है। अब सपना देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो अंदर डांस कर रहा है। ये देखकर वो डरने लगती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो देखती है कि गेट पर तो उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। सपना ये देखकर डर जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर सपना गेट खोलकर अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है और उसका बॉयफ्रेंड एक हथौड़ी लेकर बाथरूम में चेक करने जाता है जहाँ अभी भी वही परछाई दिख रही थी। उसके बाद सपना देखती है कि अब उसका
उसका बॉयफ्रेंड तो उसकी तरफ ही हथौड़ी लेकर आ रहा है, जिसके बाद वहाँ पर दीवारों से खून बहने लगता है और सपना के पीछे से उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा बाहर आती है और फिर सीन चेंज होता है और वो मर जाती है। फिर चौकीदार बताता है कि पुलिस ने जब अगले दिन देखा तो सपना की लाश बाथटब के पास पड़ी थी और सपना की माँ का कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड उसी के साथ था क्योंकि उन्होंने फोन पर सुना था। चौकीदार कहता है कि सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस दिन उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को मारा था उसी दिन उसने भी सुसाइड कर लिया था, यानी कि उसकी आत्मा ने जाकर सपना को मारा था और हर किसी को यही लगता है। यह सुनकर अमृता कहती है कि आधी बात पता होने के कारण ही र्यूमर्स फैलते हैं। फिर वो कहती है कि सपना के मरने की वजह उसकी वो पिल्स थी जो वो लेती थी, क्योंकि उसने उसका डोज काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और उसी ने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फैमिली को मारने का आइडिया दिया था। यानी कि सपना के मन में एक गिल्ट आ गया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी फैमिली को ही मार दिया है। इसी के बाद से ही सपना हेलुसिनेट करने लगी और बाद में उसने खुद को ही हथौड़े से मार लिया। और अमृता की बात सुनकर चौकीदार को भी लॉजिक समझ आता है और फिर यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 3 की शुरुआत में अमृता अपने घर वापस आती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और अमृता वापस उसी चौकीदार के पास बैठी होती है और वो अमृता को रूम नंबर 605 की कहानी सुनाता है, जिसमें एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ टैक्सी में आता है और परिवार में उस आदमी के साथ उसकी बीवी, उसके पापा और 2 बच्चे होते हैं। तब टैक्सी वाला उस आदमी के पापा से सामान लेने लगता है, पर वो उसे अपना सामान छूने तक नहीं देते। इसके बाद वो सब अपने रूम में जाते हैं। तब वो आदमी कहता है कि ये तो खंडर लग रहा है, लेकिन टैक्सी वाला कहता है कि ये घर आपको तो बहुत सस्ते में मिला है और ऐसी डील सबको नहीं मिलती। फिर वो आदमी अंदर पैसे लेने जाता है और वो टैक्सी वाला उसकी बेटी से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची का नाम तो उसकी दादी देवी अम्मा के नाम पर ही है। इसके बाद वो आदमी टैक्सी वाले को उसका पैसा दे देता है। तब जाते समय वो उस आदमी को कहता है कि आप गलती से भी 613 रूम में मत जाना, क्योंकि वहाँ एक आदमी पहले भूतों से बातें किया करता था, लेकिन अब वो आदमी तो कहीं गायब हो गया है, लेकिन उस कमरे में भूत आज भी हैं। और ये कहकर वो टैक्सी वाला चला जाता है। थोड़ी ही देर में उस आदमी के गेट पर वही बूढ़ा आता है जिसको हमने पहले भी देखा था और वो आकर उसे कहता है कि मृत्यु देवता पीछा करते हुए जरूर आएंगे और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें उस आदमी के पिता को दिखाते हैं जो अपनी बीवी की फोटो ही देख रहा था और उस फोटो के सामने बार बार बल्ब फ्लक्चुएट हो रहा था, जिससे वो आदमी डरने लगता है। लेकिन तभी उसकी बहू उसे खाने के लिए बुला लेती है। अब सब लोग खाना खाते हैं तो उस आदमी की बेटी उससे पूछती है कि आज आप हमें कौन सी स्टोरी सुनाओगे। तो वो कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी दादी की ही कहानी सुनाऊंगा। और फिर सब लोग खाना खाकर सोने लगते हैं। तब वो आदमी अपनी बेटी को उसकी दादी की कहानी सुनाता है और फिर हमें देवी अम्मा को दिखाते हैं जिन्हें उनके गांव में काफी ज्यादा मान सम्मान दिया जाता था और गांव वाले उन्हें सबसे पहले खाना प्रसाद के रूप में खिलाते थे। बच्ची को उसके पापा कहते हैं कि उनके गांव पर जब भी कोई मुसीबत आती थी तो तुम्हारी दादी हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़ी रहती थी। फिर हमें एक औरत को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तड़प रही होती है, जैसे उस पर किसी ने काबू कर रखा हो, और उसका उपचार देवी अम्मा ही करती हैं और वो औरत एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर प्रेजेंट में वो आदमी अपनी बच्ची को कहता है कि तुम्हारी दादी के अंदर आत्माओं से बात करने की शक्ति थी, लेकिन एक दिन वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और जाते जाते उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगी। ये कहकर वो आदमी रोने लगता है और उसकी बेटी कहती है कि आप दुखी मत हो पापा, जैसे दादी आत्माओं से बात करती थी आप भी इसी तरीके से उनसे बात क्यों नहीं करते। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ से बात जरूर करूंगा। इसके बाद उस आदमी की बीवी अपनी बच्ची को सुला देती है और थोड़ी देर बाद उस आदमी का पिता उसे वही पोटली देता है जिसमें कुछ सीप रखी थी और उसी के जरिए उसकी माँ आत्माओं से बात करती थी। अब सीन चेंज होता है और सुबह के समय उसकी बीवी अपने बच्चों को कहती है कि आज तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है तो घर पर ही रहना, और फिर वो अपनी काम वाली बाई को काम बताकर अपने काम पर निकल जाती है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो अपनी माँ की फोटो के आगे यही कह रहा था कि तुम मुझसे मिलने कब आओगी, और ये सीन देखकर हमें समझ आता है कि इस आदमी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। अब सीन चेंज होता है और ये औरत यानी राधा वही काम करती है जहाँ स्वप्ना भी काम करती थी। तब स्वप्ना उससे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तो वो बताती है कि मेरे पति की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है और उनका सारा कर्जा मेरे सर पर आ गया है और वो तो बच्चों को अपनी मरी हुई माँ की कहानियां सुनाने में ही बिजी रहते हैं और खुद अपनी माँ के आने का इंतजार करते रहते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं। फिर सीन चेंज होता है और हमें वही आदमी अपने पिता और दोनों बच्चों के साथ उसी कमरे के बाहर खड़ा दिखता है जिसमें उस आदमी ने जाने से मना किया था। अब वो आदमी अपने हाथ में रखे घुंघरू को बजाता है और गेट अपने आप खुल जाता है और ये सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो आदमी वहां बैठता है और उन्हीं सीप के जरिए अपनी माँ को बुलाने लगता है और थोड़ी देर में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। यहाँ उसकी पत्नी राधा अपने काम से घर आती है तो देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है और यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तब थोड़ा आगे चलकर राधा को उसका पति दिखता है जो कि अलमारी में अपना सर मार रहा था और फिर वो एकदम से अपनी बीवी को कहता है कि माँ वापस आ गई हैं। डर के मारे उसकी बीवी पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो आदमी उसे उसी कमरे में ले जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ तो वहाँ बैठकर पहले की तरह खाना खा रही है और फिर वो आदमी अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मेरे लिए आ ही गई ना। अब जैसे ही उसकी बीवी अंदर आती है तो वो देखती है कि वो माँ नहीं
बल्कि उसी की बेटी है जिसे वो अपनी माँ समझ रहा है। अब उस आदमी का पिता और उसका बेटा भी वहां आता है और उसके पिता को भी यही लगता है कि ये तो उसकी बीवी है, और फिर वो और उसका पोता भी वहां जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो बच्ची उसकी माँ की आवाज में ही राधा को बुलाती है और कहती है कि तुम भी मेरे पास आओ और मैं यहाँ तुम सबको अपने साथ ले जाने आई हूँ। इसके बाद राधा भी उसकी माँ के पास आ जाती है और यहीं पर सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में अमृता पूछती है कि आखिर उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तब हमें दिखाते हैं कि उनकी काम वाली बाई उनके घर पर आई थी, लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा। फिर सामने वाला गेट खुला था, ये देखकर वो अंदर चली गई और वहीं पर उसने पूरे परिवार की लाश टंगी हुई देखी। फिर चौकीदार कहता है कि अपनी माँ की बातों में आकर वो भोला सा परिवार उजड़ गया और वो अमृता को एक किताब भी देता है जो उसे वहाँ पर मिली थी। इस किताब को देखकर अमृता सब कुछ समझ जाती है और वो चौकीदार को कहती है कि उस बच्चे की माँ जब मरी तो उसने अपने मन में बिठा लिया कि उसकी माँ उसके लिए जरूर आएंगी, और यहीं से वो आदमी बड़े होने तक मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फिर जब उस टैक्सी वाले ने उसे आत्मा से बात करने वाली बात बताई तो उसे इस बात पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगा कि हाँ, वो अपनी माँ से बात कर पाएगा। साथ ही उसने अपनी बेटी को भी दादी की कहानियां सुना सुना कर यकीन दिला दिया, जिसके बाद उसकी बेटी ने खुद को अपनी दादी ही समझना शुरू कर दिया और वो यही सब अपनी किताब में भी ड्रॉ करने लगी। उसके पापा की कहानियों ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये कहकर अमृता वहां से चली जाती है और चौकीदार उसका मुंह देखता ही रह जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में अमृता नर्स से कहती है कि माँ की दवाई का टाइम हो गया है। तब नर्स पानी लेने जाती है और वापसी में वो देखती है कि दवाई का तो बॉक्स ही गायब है। फिर वो बॉक्स उसे पास के दरवाजे के पास पड़ा दिखता है जो कि धीरे धीरे अंदर जा रहा था। तब वो नर्स बॉक्स उठाने जाती है और उसे एक जला हुआ पैर नजर आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब अमृता वहां आती है तो नर्स उसे कहती है कि जब से तुम उस मैंशन में गई हो तब से हमारे साथ डरावनी चीजें होने लगी हैं। लेकिन अमृता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ और माँ को दवाई दो। इसके बाद अमृता दोबारा उस चौकीदार से मिलती है और वो उसे एक और मेंशन की कहानी सुनाता है, रूम नंबर 409 की कहानी, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी रहती थी। अब सीन चेंज होता है और वो प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम राधिका है वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहां पर जल रही जोत अपने आप बुझ जाती है और वो देखती है कि शीशे में उसकी परछाई तो कुछ अलग ही व्यवहार कर रही है। तब वो डर के मारे वहां से भागती है, लेकिन उस शीशे की परछाई उसकी गर्दन ही तोड़ देती है और एकदम से राधिका जग जाती है, यानी ये एक सपना था। उसके बाद राधिका को उसके पति का कॉल आता है और वो उसे ये सब बताती है कि उसके साथ ऐसा 2 महीनों से हो रहा है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी बार बार फोटो खींच रहा है, लेकिन उसका पति कहता है कि इस बात को तो गुजरे 1 अरसा हो गया है, तुम ज्यादा मत सोचो। अब ये बात क्या थी दोस्तों, ये हमें आगे पता चलेगा। साथ ही उसका पति कहता है कि वो काम निपटा कर कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा और अभी के लिए उसने अपनी बीवी के लिए गिफ्ट भेजा है जो कि अब तक उसके पास पहुंच चुका होगा। फिर राधिका उस गिफ्ट को देखने के लिए बाहर जाती है और बाहर एक बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर से एक गुड्डा निकलता है और राधिका उसे कई सारे गुड्डों के बीच में रख देती है। अब जैसे ही राधिका वहां से जाती है, वहां रखे एक गुड्डे की गर्दन अपने आप घूम जाती है। इसके बाद राधिका अपना रूटीन चेकअप कराने हॉस्पिटल जाती है, जहां पर वो डॉक्टर को सब कुछ बताती है और वहां भी उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई उसकी फोटो ले रहा है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि तुम किसी हिप्नोटिस्ट की मदद लो। उसके बाद राधिका अपने घर पर होती है। तब उसके फोन पर प्राइवेट नंबर से उसी की फोटो आने लगती है और वो उस नंबर पर जब फोन लगाती है तो वो नंबर इनवैलिड होता है। तभी घर के अंदर किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है और राधिका अपने घर में आवाज के पीछे जाती है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो आवाज तो बेड के नीचे से आ रही है, जहाँ पर वही गुड्डा पड़ा था जो उसे गिफ्ट में मिला था। और जैसे ही वो उस गुड्डे को उठाने जाती है, तभी एक जला हुआ हाथ आता है और उस गुड्डे को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर राधिका पूरी शॉक हो जाती है। अब अगले दिन वो सीधा एक हिप्नोटिस्ट से जाकर मिलती है और वो डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका सेशन शुरू करता है। फिर हमें उसकी पास्ट की कहानी का पता चलता है, जहां राधिका अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसकी कोई फोटो खींच लेता है और वो जब देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू करती है और फिर उसकी दोबारा से कोई फोटो खींच लेता है। इस बार राधिका को एक लड़का मिल जाता है जो उसकी फोटो देख रहा था और फिर वो राधिका को उसकी फोटोज भी दिखाता है। राधिका अपनी फोटोज देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है। उसके बाद राधिका बताती है कि उससे 2 बड़ी गलतियां हो गई थी, जिसमें वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और वो शादी करना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसके लिए उसका करियर सबसे आगे था। तब उसका बॉयफ्रेंड राजू से कहता है कि हम तो शादी करने वाले थे ना, लेकिन वो कहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए मेरा करियर जरूरी है। और फिर हमें पता चलता है कि उसने तो अपना बच्चा पहले ही गिरा दिया है। ये जानकर राजू वहां से गुस्से में चला जाता है। अब सेशन में डॉक्टर राधिका से पूछते हैं कि क्या तुम उसके बाद राजू से मिली थी, तो वो कहती है नहीं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे डर को कुछ सेशन में खत्म कर दूंगा, जिसके बाद राधिका वापस घर आ जाती है। अब रात के समय राधिका को दोबारा से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे घर के बाहर एक बच्चा रोते हुए दिखता है, लेकिन वो जब पास जाकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता।
लेकिन राधिका के पीछे हमें एक भूत नजर आता है। अब डर के मारे राधिका अपने घर में वापस आती है, जहाँ वो देखती है कि इस बार तो शीशे में वही नजर नहीं आ रही है। तब शीशे में बच्चे को दिखाते हैं और फिर एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि माँ तुमने मुझे क्यों मार दिया। और फिर एकदम से राजू की आत्मा भी वहां आ जाती है और वो बच्ची और राजू मिलकर राधिका को मार देते हैं। ये कहानी सुनकर अमृता कहती है कि राधिका को राजू या उसकी बेटी ने नहीं मारा, बल्कि उसकी यादों ने ही उसे मारा है। फिर वो बताती है कि राधिका जब दोबारा से माँ बनने वाली थी तब उसकी पुरानी यादें ट्रिगर हो गई, जिसके बाद उसको राजू और उसके गिराए हुए बच्चे की याद आने लगी और वो मेंटली वीक हो गई। इसी के कारण वो हेलुसिनेट करने लगी। साथ ही उसने ये बात हिप्नोटिस्ट को भी नहीं बताई कि राजू तो पहले ही मर चुका है और मन ही मन वो खुद को कोसती रही। यही कारण था कि अंत में आकर उसने सुसाइड कर लिया। यह कहकर अमृता वहां से चली जाती है। अब जब अमृता अपने घर आती है तो वहां का वॉचमैन उसे कुछ कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर अमृता चौंक जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में अमृता अपने पापा के स्टडी रूम में जाती है, जहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा था और उसे अपने पापा की यादें आने लगती हैं। जब उन्होंने कहा था कि मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, तभी अमृता को कुछ याद आता है और वो अपने पापा के सीक्रेट ड्रॉर से एक बुक निकालती है और पढ़ने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल वालों को एक बॉक्स मिला था और उसकी कालिदास ने खूब रिसर्च करी और अपनी डायरी में सब कुछ लिख दिया। फिर वो सोना ढूंढने वाली मशीन को लेकर उसी मेंशन में पहुंच गए और वहां पर सिग्नल मैच करने लगे और वहीं पर उन्हें रूम नंबर 24 दिखा था, जिसके अंदर ये सारे राज छुपे हैं। अब सीन चेंज होता है और ये सब पढ़कर अमृता सब कुछ जान जाती है। इसके बाद वो सीधा खंडर मेंशन पहुंचती है और रूम नंबर 24 का ताला तोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसे पायल की आवाज आती है और वो वहां से निकलकर चौकीदार के पास पहुंच जाती है। अब वहां चौकीदार उसे रूम नंबर 307 के लिली की कहानी सुनाता है, जहां लिली मिट्टी से कई तरह के फेस बनाता है और उसे शो पीस की तरह रखता है। इसके बाद लिली डीप फ्रीज में जाता है और वहां से एक इंसान की टांग उठाकर लाता है और फिर वो उसे चीर फाड़ कर मीट की तरह तैयार कर देता है। यह देखकर हमें समझ आता है कि लिली पूरा साइको है, यहाँ तक कि वो मांस को चक्कर देखता भी है। फिर वह मांस को पन्नी में भरकर पैक करता है और एक बॉक्स में डालकर एक आदमी को दे देता है और वो आदमी उसके बदले में उसे पैसे देकर चला जाता है। उसके बाद लिली बचे हुए मांस को अच्छी तरीके से पकाता है और फिर वो रेड लाइट एरिया में चला जाता है। वहां लिली को एक सुल्ताना नाम की लड़की पसंद आती है, जिसको वो अपने घर ले आता है। जिसके बाद सुल्ताना वहां बने फेसेस की खूब तारीफ करती है और फिर वो कहती है कि पहले मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। फिर लिली उसे वही बनाया हुआ मांस खिलाता है और सुल्ताना उसकी खूब तारीफ करती है कि क्या मटन बनाया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो तो किसी इंसान का मांस है। अब लिली उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। सुल्ताना कहती है कि मैं और मेरी एक बहन है, बस। उसके बाद लिली सुल्ताना को कुछ ड्रिंक पे मिलाकर पिलाने लगता है, पर सुल्ताना कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती और इसी बीच उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है और वो वॉशरूम चली जाती है। अब लिली सुल्ताना को एक ड्रेस देता है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी सुल्ताना को एक आत्मा दिखने लगती है और वो लिली को खुद से दूर कर देती है। सुल्ताना लिली को बताती है कि जिस लड़की का चेहरा तुमने बनाया था वही मुझे बार बार नजर आ रही है। तब लिली जाकर देखता है तो वहां पर वो बनाया हुआ चेहरा नहीं होता और एकदम से वहां की लाइट चली जाती है। फिर लिली के चारों तरफ वही आत्मा भटकने लगती है। लिली धीरे धीरे वापस उसी रूम में आता है, जहाँ कॉफिन में से वही आत्मा उसे पकड़ लेती है और जब सुल्ताना वहां आती है तो वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और लिली मारा जाता है। ये कहानी बताकर चौकीदार कहता है कि उस रात को क्या हुआ कोई नहीं जानता और वो जो लड़की थी वो उस रात के बाद पागल सी हो गई, जो कि अब मेंटल हॉस्पिटल में है। फिर वो अमृता को एक न्यूज़पेपर दिखाता है कि ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता चल गई है। यह सुनने के बाद अमृता वहां से चुपचाप चली जाती है और वो चौकीदार कहता है कि ये शायद अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में अमृता उसी मेंटल हॉस्पिटल जाती है जहाँ उस लड़की को रखा था और वहाँ का मुआयना करने के बाद अमृता सीधा लाइब्रेरी जाती है और जिस साल वो अखबार छपा था उस महीने के सारे अखबार टटोलने लगती है और उसी में अमृता को सबूत मिल जाते हैं। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट निकलवा लेती है और फिर वो जाकर सीधा चौकीदार से मिलती है, जो अमृता को देखकर हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि वो वहां पर कभी नहीं आएगी। अमृता उसे कहती है कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, रजिया की कहानी। फिर अमृता बताती है कि लिली ज्यादातर अपना टारगेट प्रोस्टिट्यूट वाली लड़कियों को बनाता था, जिनकी कोई भी तलाश नहीं करता। ऐसे ही एक दिन लिली रजिया नाम की लड़की को उस एरिया से अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसने रजिया को मार दिया और उसका मांस फ्रीजर में स्टोर कर दिया ताकि वो उसे आगे बेच पाए, क्योंकि ऐसा मांस खाने वाले कई सारे लोग थे और ये हम देख चुके हैं। आगे अमृता बताती है कि इस बार भी लिली को लगा था कि उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब की तो रजिया की बहन सुल्ताना उसके पीछे पड़ी थी। सुल्ताना जानबूझकर लिली के साथ उस रात को गई थी, जहाँ जाकर उसे अपनी बहन तो नहीं मिली, लेकिन उसका मास्क देखकर वो समझ गई कि इसने उसे मार दिया है। सुल्ताना को लगा था कि लिली आज उसे मार देगा, इसलिए उसने ऐसा खेल रचा कि लिली को भरोसा हो गया कि उस घर में रजिया का भूत है और सुल्ताना ही लिली को भूत बनकर डराने लगी। फिर जैसे उसे मौका मिला तो उसने लिली को जान से मार दिया
और ये बात सुल्ताना ने ही अमृता को मिलकर बताई थी। ये जानकर चौकीदार शॉक हो जाता है कि इसने ये पहेली कैसे सुलझा दी। तब अमृता कहती है कि एक पहेली और सुलझानी है, रूम नंबर 24 की। और फिर वो चौकीदार से चाबी लेकर उसी रूम में चली जाती है, जहाँ पहले उसे वही जला हुआ हाथ ताबूत में नजर आता है। लेकिन फिर हिम्मत करके अमृता देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अमृता की नजर उस ताबूत के नीचे पड़ती है, जहाँ एक खुफिया रास्ता था, और वो नीचे चली जाती है। अब अमृता एक जगह जाकर खड़ी होती है और जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ती है, उसे एक धागा दिखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही धागा है जो उसने अपने पापा के हाथ में बांधा था। फिर अमृता पास में रखे हथौड़े से उस दीवार को तोड़ने लगती है जहाँ से वो धागा निकल रहा था, और उसमें अमृता को अपने पापा ही दिखते हैं जिन्हें दीवार में चिन्हा दिया गया था। तभी पीछे से एंट्री होती है उसी चौकीदार की, जो कहता है कि आखिर तूने अपने बाप को ढूंढ ही लिया। मैंने तो तुझे बहुत कहानियां सुनाई थी ताकि तू डर के मारे यहाँ कभी ना आए, लेकिन तू भी अपने बाप की तरह जिद्दी निकली। अब तुझे भी मरना पड़ेगा। यह सुनकर अमृता कहती है कि मुझे तो बहुत पहले से पता था कि तू कौन है, और तेरी कहानियां भी मैंने हर जगह से कंफर्म कर ली थी कि आखिर ये सच है या झूठ। और तेरे आदमियों को भी मैंने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था, जो मेरे घर मुझे डराने आए थे। अमृता आगे कहती है कि मैंने भी तुझ पर खूब नजर रखी थी और सब कुछ जान लिया था, यहाँ तक कि तेरे बारे में मेरे पास सारे सबूत हैं जो तुझे और तेरे साथियों को जेल में डलवा देंगे। तब सीताराम, जो चौकीदार बनने का ढोंग कर रहा था, वो हंसता है और हमें सीन फ्लैशबैक का दिखाते हैं, जहां कालिदास अपने सर को कहता है कि इस खोज में खूब सारा खजाना मिलने वाला है, जो कि पद्मनाभा स्वामी मंदिर से 10 गुना ज्यादा खजाना होगा। लेकिन उसके सर कहते हैं कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, हम खजाना आपस में बांट लेंगे। पर कालिदास कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, और जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तभी सीताराम उसे मार देता है, और फिर वो कालिदास को इसी दीवार में चिनवा देता है। अब सीताराम के वही आदमी आते हैं जो अमृता के घर में उसे डरा रहे थे, और वो आकर अमृता को मारने लगते हैं। लेकिन अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कालिदास की आत्मा बाहर आ जाती है और वो वहां के सारे लोगों को मारने लगती है। फिर अमृता बाहर आती है और वो सीताराम को हवा में उठाकर फेंक देती है, और हम देखते हैं कि उसमें तो उसके पापा की आत्मा आ गई है। उसके बाद अमृता अपनी माँ के पास आती है, और उसके साथ ही उसके पापा की आत्मा भी थी। कालिदास को देखकर उसकी पत्नी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और उसे आखिरी बार अलविदा कर देती हैं। उसके बाद न्यूज आती है कि उन सारे लोगों का भांडा फूट गया है और कालिदास की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। साथ ही अमृता को अपने पापा की ही जॉब मिल जाती है और उसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने इतने बड़े राज का पर्दाफाश किया था। अब अमृता मेंशन में दोबारा जाती है, जहाँ खजाने को ढूंढा जा रहा था, और वहां उसे एक सोने का लॉकेट पड़ा दिखता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, एकदम से अमृता को एक गुफा अपनी तरफ खींच लेती है, और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर ये सीरीज सस्पेंस के साथ खत्म